Subject is Basic Automobile Engineering. Subject code is MA 206. Second year Mechanical Automobile का Subject 206. Unit 2 Suspension System. Topic is 2.4. Telescopic type hydraulic shock absorber. Function, construction and working. तो हम अध्ययन करेंगे शॉक एब्जॉर्बर या जिसे कहते हैं डैम्पर, अवमंदक हिंदी में इसे कहते हैं। इसकी क्या फंक्शन होते हैं, इसके क्या कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वाहनों के जो सस्पेंशन सिस्टम होते हैं उसमें लगी हुई स्प्रिंग में दो प्रमुख गुणों यानी लचक, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, और दृढ़ता, स्टिफनेस या रिजिडिटी के रूप में जानते हैं, इन दोनों के बीच उचित सामंजस्य होना आवश्यक है। यानी दृढ़ता भी होनी चाहिए और लचक भी होनी चाहिए। यदि स्प्रिंग अधिक दृढ़ होगी तो यह सड़क के छोटे झटकों को अवशोषित नहीं करेगी, एवं यदि स्प्रिंग अधिक लचीली होगी, अधिक फ्लेक्सिबल होगी, तो छोटे झटकों को तो अवशोषित कर लेगी, किंतु इन झटकों के काफी समय बाद तक भी उस स्प्रिंग में लगातार या सतत रूप से दोलन या कंपन होते रहेंगे। अगर लचीली स्प्रिंग होगी तो उसकी भार वहन क्षमता भी कम होगी। तो हम देखते हैं कि कोई भी स्प्रिंग जो होती है उसको यदि डिफ्लेक्ट करके छोड़ा जाए, इसको दबा करके छोड़ा जाएगा, तो ये अगर यहाँ से इसके ऊपर एक फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स जो इसको ऑसिलेट करेगा, वो इसको इस हाइट से और इस हाइट तक दबा देता है एक बार, तो उसको छोड़ने के उपरांत वो स्प्रिंग समय के साथ काफी समय तक वो सतत रूप से दोलन करती रहती है, ऊपर नीचे ऐसे उसका कंटिन्यूअस ऑसिलेशन होता है। तो ये जो स्प्रिंग के सतत दोलन है, इन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। अन्यथा झटका, यदि एक बार कोई बम्प आया रोड के ऊपर, उसके कारण झटका आया, स्प्रिंग दबी, किंतु उसके गुजरने के काफी देर बाद तक वो स्प्रिंग सतत रूप से दोलन करती रहेगी, जो हम ऐसा कभी भी नहीं चाहते। तो हम अध्ययन करते हैं इसके अंदर स्प्रिंग के, इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है इसका क्या कार्य होता है। जो शॉक एब्जॉर्बर का कार्य वाहन में लगी सस्पेंशन स्प्रिंगों के सतत दोलनों, जिसे हम कंटिन्यूअस ऑसिलेशंस कहते हैं, उनको शीघ्र जल्दी से जल्दी समाप्त करना या अवमंदित करना होता है। यह झटकों के कारण स्प्रिंग में उत्पन्न होने वाले दोलनों की गतिज ऊर्जा को, ये जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ये झटकों के कारण स्प्रिंग में उत्पन्न होने वाली जो ऑसिलेशन है, दोलन है, उनकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी को अवशोषित कर उसे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है शॉक एब्जॉर्बर, और उसे साथ के साथ फिर वातावरण में भी विसर्जित करता है। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। इससे स्प्रिंगों के अनावश्यक सतत दोलन या कंपनों पर नियंत्रण होने के साथ आरामदायक सवारी भी मिलती है, कंफर्टेबल राइड भी इसके कारण हमें प्राप्त होती है। तो ये जो है, इसके वर्गीकरण का हम अध्ययन करें तो एक्शन के आधार पर या क्रिया के आधार पर दो प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर हो सकते हैं। सिंगल एक्टिंग मोनो ट्यूब टाइप के होते हैं। ये जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ये केवल एक ही दिशा में गति करते समय शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे कंप्रेशन के समय एक्सपेंड होंगे, उस समय ये कार्य नहीं होगा। दूसरे हैं डबल एक्टिंग, जो दोनों दिशाओं में, यानी कंप्रेशन के समय और एक्सपेंशन के समय, यानी बम्प स्ट्रोक आएगा और रिबाउंड स्ट्रोक होगा, उस दोनों ही क्रियाओं के दौरान यह शॉक को एब्जॉर्ब कर और उसे वातावरण में विसर्जित करने का कार्य करेंगे। तो सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, एकल क्रिया या दोहरी क्रिया वाले ज्यादा पॉपुलर हैं डबल एक्टिंग टाइप के। कार्य सिद्धांत की बात करें तो जो पहले चलते थे मैकेनिकल फ्रिक्शन टाइप शॉक एब्जॉर्बर, और आजकल ज्यादा चलते हैं हाइड्रोलिक टाइप या द्रव चालित या द्रवीय प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर। जो द्रवीय प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं या द्रव चालित प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, वो पुनः तीन प्रकार के हो सकते हैं। टेलीस्कोपिक टाइप या दूरबीन प्रकार के, रोटरी वेन टाइप या घूर्णक वेन प्रकार के, और कैम ऑपरेटेड पिस्टन टाइप, कैम प्रचालित पिस्टन प्रकार के हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर हो सकते हैं। इनमें जो सर्वाधिक प्रचलित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो है डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक टाइप
टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर, यानी डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, ये सबसे ज्यादा प्रचलित शॉक एब्जॉर्बर है। जो घर्षण प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर हैं या फ्रिक्शन टाइप के शॉक एब्जॉर्बर हैं, उनका प्रयोग आजकल बिल्कुल नहीं होता है। ये इसका प्रयोग जो है उनकी अवमंदन की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन द डैम्पिंग एक्शन, उसका जो अवमंदन करने की क्षमता है वो बहुत अनिश्चित होती है। कभी अवमंदन बहुत ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो उसके कारण इनका प्रयोग लुप्त हो चुका है। यह प्रयोग नहीं किए जाते हैं घर्षण प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर। अब हम देखते हैं कि ये शॉक एब्जॉर्बर जो हाइड्रोलिक टाइप है या द्रव चालित शॉक एब्जॉर्बर है, इसकी कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है। तो इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि जब किसी सिलेंडर में पिस्टन जो है वो द्रव को, यानी तरल जो फ्लूइड है, उसको किसी छिद्र, छोटे छिद्र जिन्हें ओरिफिस कहते हैं, उसमें से धकेलता है, तो पिस्टन की गति में अवरोध उत्पन्न होता है। देयर विल बी ए रेजिस्टेंस इन द मोशन ऑफ पिस्टन। ये जब द्रव छोटे छिद्र में से हो, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, और छोटे छिद्र में से होकर, स्मॉल होल में से होकर के इस द्रव को जो है फोर्स किया जा रहा है, तो इसके कारण इस पिस्टन की गति पर एक अवरोध उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, जो इस पिस्टन को अवमंदन प्रदान करेगा, रिटार्डेशन प्रदान करता है। ये इसका बेसिक हाइड्रोलिक जो है शॉक एब्जॉर्बर का कार्य सिद्धांत, बेसिक कार्य सिद्धांत ये है। अब इसमें जो हाइड्रोलिक टाइप के हैं, इनका एक एडिशनल एडवांटेज और है। द्रवचालित प्रकार का अतिरिक्त लाभ यह है कि इसमें जो अवमंदन होता है, जो रिटार्डेशन प्राप्त होता है हमें, वो गति के वर्ग के समानुपाती होता है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मोशन। ये जो गति होती है इसकी पिस्टन की, इसके वर्ग के समानुपाती होता है। फायदा क्या हुआ इससे? इससे फायदा ये हुआ कि जब लघु कंपन यानी छोटे कंपन है, वाइब्रेशंस कम है, उसके लिए कम अवमंदन मिलेगा, कम रेजिस्टेंस मिलेगा। और जब दीर्घ कंपन होंगे, अधिक गति होगी, तो उसके लिए स्वतः ही वर्ग के अनुसार उसके बढ़ जाएगा और स्वतः ही अधिक अवमंदन प्राप्त होगा। तो ये हाइड्रोलिक टाइप के शॉक एब्जॉर्बर का एक एडवांटेज है कि इसमें अवमंदन यानी रिटार्डेशन गति के वर्ग के समानुपाती होता है, जिससे लघु कंपनों के लिए कम अवमंदन और दीर्घ कंपनों के लिए स्वतः ही अधिक अवमंदन प्राप्त होता है। तो ये हुआ इसका कार्य सिद्धांत। अब हम देखते हैं इसकी संरचना और कार्यप्रणाली। एक हाइड्रोलिक टाइप के शॉक एब्जॉर्बर का जो है, ये एक फिगर आपके सामने है। इस शॉक एब्जॉर्बर में दिस इज ए डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। और इसमें आप देखें तो इसके प्रमुख पहले इसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। इसकी संरचना में प्रमुख रूप से जो है भाग वो है, एक है इनर ट्यूब, जिसे सिलेंडर भी कहा जाता है। ये जो है ये है इनर ट्यूब, ये इनर ट्यूब इसे सिलेंडर भी कहते हैं। और इसके अंदर चलता है एक पिस्टन, जो पिस्टन एक वाल्व के रूप में भी होता है। वो पिस्टन के अंदर, ये इसका संरचनात्मक चित्र सिद्धांत समझाने के लिए दर्शाया गया है। वास्तव में ये वाल्व इस प्रकार के नहीं होते हैं, वास्तव में ये अलग प्रकार के वाल्व होते हैं। यहाँ सिद्धांत को समझाने के लिए इसकी संरचना इस प्रकार दर्शाई गई है। तो सिलेंडर या इनर ट्यूब, उसके अंदर लगा हुआ है एक, उसके अंदर चलता है एक पिस्टन, जो स्वयं भी एक वाल्व के रूप में है, और वो जुड़ा हुआ है एक पिस्टन रॉड से। ये जुड़ा हुआ है एक पिस्टन रॉड से। ये पिस्टन रॉड जाकर के जुड़ी हुई है अपर आई से। ऊपर वाला जो अटैचमेंट है, जो कि ये शॉक एब्जॉर्बर कहाँ लगता है, यह उन्हीं दो भागों के बीच में लगता है जिन दो भागों के बीच में स्प्रिंग लगती है, अर्थात स्प्रिंग वेट और अनस्प्रिंग वेट। यानी कि नीचे ये एक्सल के या एक्सल केसिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा और ऊपर का भाग इसका फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो जहां स्प्रिंग लगेगी उन्हीं दो भागों के बीच में ये शॉक एब्जॉर्बर लगता है। तो ये अटैच करने के लिए है, जिसमें रबर अंदर लगा हुआ होता है और इसको ब्रैकेट के साथ, फ्रेम के साथ जोड़ दिया जाता है। दिस इज अपर आई। इनर ट्यूब हुआ, पिस्टन रॉड हुआ, अपर आई हुई। अब ये जो सिलेंडर जिसे कहा है हमने इनर ट्यूब है, इसके नीचे एक वाल्व और लगा हुआ होता है जिसे कहते हैं बॉटम वाल्व। ये जो बॉटम वाल्व है इसे फुट वाल्व भी कहा जाता है। इसमें भी स्मॉल ओरिफिसेस होते हैं,
समझाने की दृष्टि से ये अलग अलग होल दिखाए हुए हैं, किंतु वास्तव में ये वाल्व अलग प्रकार का होता है। इस बॉटम वाल्व के बाहर जो है एक इस सिलेंडर ट्यूब या इनर ट्यूब या सिलेंडर के बाहर एक और ट्यूब है जिसे कहते हैं आउटर ट्यूब या रिजर्वॉयर। ये रिजर्वॉयर ट्यूब है, ये यहाँ से जो दिखाई दे रही है ये रिजर्वॉयर ट्यूब है। इन दोनों को रिजर्वॉयर ट्यूब और इनर ट्यूब के ऊपर के भाग को सील करने के लिए लगाया गया है एक पिस्टन रॉड गाइड एंड सील। ये जो है ये लगी हुई है, ये गाइड का काम भी करती है पिस्टन रॉड के लिए और सील का काम भी करती है। सिलेंडर ट्यूब को भी सील करती है और रिजर्वॉयर ट्यूब को भी सील करती है। तो ये दूसरा है रिजर्वॉयर। इस रिजर्वॉयर को कनेक्ट किया हुआ है लोअर आई के साथ। लोअर आई या नीचे का जो अटैचमेंट है, लोअर अटैचमेंट, उसके साथ इस रिजर्वॉयर ट्यूब को जोड़ा हुआ है, जो फर्दर जुड़ेगा जाकर के अनस्प्रिंग वेट के साथ। तो संरचना में मुख्य भाग हो गए, इनर ट्यूब हो गया, पिस्टन विद वाल्व हो गया, पिस्टन रॉड हो गई, आउटर ट्यूब हो गई, रिजर्वॉयर ट्यूब हो गई, आउटर ट्यूब या रिजर्वॉयर ट्यूब, और यह है बॉटम वाल्व। इसको कवर करने के लिए ऊपर से इस सील में जो है लगा रखी है, जो सील रॉड गाइड है, पिस्टन रॉड गाइड, इसमें डस्ट वगैरह नहीं जाए, इसको कवर करने के लिए एक ट्यूब ऊपर से और लगा दी जाती है, एक कवर इसके ऊपर लगा दिया जाता है जो कि अपर आई के साथ ही, पिस्टन रॉड के साथ ही जुड़ा हुआ है और ये मूवमेंट कर सकता है। इसमें कुछ बेफल प्लेट्स भी लगाई जाती हैं ताकि अंदर जो है ऑयल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो और उसे ऑयल के मूवमेंट को रोकने के लिए थोड़ा सा बेफल प्लेट लगाई जाती हैं। तो और इसके अंदर भरा हुआ होता है ऑयल रिजर्वायर में, और इस पिस्टन के अंदर यहाँ पर भरा हुआ होता है ऑयल। अब ये है इसकी संरचना। इस संरचना को हमने समझ लिया। अब इस संरचना के बाद हम समझते हैं इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग समझने के लिए इसको हमें दो स्ट्रोक्स में समझना पड़ेगा। एक होता है बम्प स्ट्रोक या कंप्रेशन स्ट्रोक। जब ये दोनों भाग अपर आई और लोअर आई पास आते हैं, जब स्प्रिंग दबती है तो उसके साथ ही ये दोनों भाग पास आते हैं, तो वो कहलाता है बम्प स्ट्रोक या कंप्रेशन स्ट्रोक। और दूसरा होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक। जब ये और ये दोनों भाग दूर जाते हैं, इसे रीबाउंड स्ट्रोक भी कहते हैं या कंप्रेशन स्ट्रोक कहा एक्सपेंशन स्ट्रोक कहा जाता है। तो हम इसको गौर से यहाँ पर देखते हैं। यदि कंप्रेशन स्ट्रोक होगा या बम्प स्ट्रोक होगा, उस समय ये पिस्टन इस सिलेंडर ट्यूब में नीचे की ओर गति करेगा, क्योंकि ये अनस्प्रिंग वेट के साथ फिक्स है और वो स्प्रिंग वेट के साथ फिक्स है, और ये दोनों पास आएंगे। जब दोनों आई, अपर आई लोअर आई, तो ये पिस्टन नीचे की ओर गति करेगा। जब पिस्टन नीचे की ओर गति करेगा तो ये जो चैम्बर ए है, इस चैम्बर में जो फ्लूइड है वो कंप्रेस होगा। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो उसे जहां से भी रास्ता मिलेगा उसे ये यहाँ से ओरिफिस के थ्रू इधर और इधर जाने का रास्ता मिलेगा। तो वो स्मॉल ओरिफिसेस में से होता हुआ चैम्बर बी और चैम्बर सी में जाएगा। ये जब स्मॉल ओरिफिसेस में से ये फ्लूइड पास होता है तो उस फ्लूइड के ये जो मूवमेंट है इसके प्रति एक अवरोध उत्पन्न होता है। ए रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द फ्लूइड टू द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। इस पिस्टन की गति के प्रति एक अवरोध जो है प्रस्तुत किया जाता है इस फ्लूइड के मूवमेंट के द्वारा। यही हमारे शॉक को या झटके को अवशोषित करने का कार्य कर रहा है, अर्थात इसे हम बहुत जल्दी से नीचे नहीं दबा सकते हैं। उसके लिए ये फ्लूइड जो है उसको रेजिस्टेंस प्रदान करेगा। ये वाल्व ऐसे खुल गया है, सांकेतिक वाल्व ये दिखा रखा है, वाल्व अलग तरह के होते हैं। तो जब यहां से ऑयल चैम्बर ए से ऑयल चैम्बर बी में और चैम्बर सी में जाएगा, तो इस दौरान कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। और जब एक्सटर्नल कोई झटका आता है तो उसके कारण वो इतना अधिक होता है कि स्प्रिंग जब दबती है तो उसके साथ साथ ये शॉक एब्जॉर्बर भी दब जाता है, और ये उस समय उसका फोर्स इतना अधिक होता है कंप्रेशन का कि ये ऑयल यहां से पास होकर के चैम्बर बी और चैम्बर सी या रिजर्वायर में चला जाता है। अब जैसे ही वो बम्प या जो एक्सटर्नल फोर्स है, डिस्टर्बिंग फोर्स, वो निकल जाता है, उसके बाद स्प्रिंग पुनः जो है रिबाउंड होने की कोशिश करती है। जो दब गई है स्प्रिंग वो वापस एक्सपैंड होने की कोशिश करती है, और उस दौरान ये दोनों आईज भी दूर होने की कोशिश करती हैं।
तो जब ये आइस दूर होने की कोशिश करती हैं, अर्थात पिस्टन सापेक्ष रूप से ऊपर की ओर जाएगा और ये बॉटम वाल्व रिजर्वायर ट्यूब के साथ ये चैम्बर जो है एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, तो यहां से ऑयल जो है चैम्बर बी से और चैम्बर ए से वापस इसके अंदर चैम्बर ए में आने की कोशिश करेगा। वो ऑयल को पुनः उस समय ये वाल्व जो है, इधर से जब ऑयल इधर आएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा और ये वाल्व यहाँ पर बाहर की ओर खुल जाएगा, ऐसे ये वाल्व खुल जाएगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा। तो ऑयल इधर से होकर के यहाँ पर चैम्बर बी और सी से चैम्बर ए में लौटेगा। पुनः उसे छोटे छिद्रों में से होकर के प्रवाहित होना होगा, तो वो फिर पिस्टन के मूवमेंट को जो है एक प्रतिरोध या अवरोध प्रदान करेगा, जो उस रीबाउंड या एक्सपेंशन स्ट्रोक को अवशोषित, उसकी ऊर्जा को अवशोषित करेगा। इस समय कोई बाह्य बल जो स्प्रिंग के ऊपर लग रहा था, बम्प या कोई गड्ढा जो है वो नहीं है, तो स्प्रिंग की काफी मात्रा में जो ऊर्जा है, रिबाउंड ऊर्जा है, उसे इस रिबाउंड एक्शन, शॉक एब्जॉर्बर के रिबाउंड एक्शन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। इसके उपरांत भी स्प्रिंग में अगर कुछ और ऊर्जा बची रहती है और वो पुनः एक बार ऑसिलेट होना चाहती है और कंप्रेस होगी स्प्रिंग, तो ये दोनों आइस पुनः एक बार पास आने की कोशिश करेंगे और ऑयल चैम्बर ए से बी और सी में जाने का प्रयास करेगा। तो जो बची हुई जितनी भी स्प्रिंग में ऊर्जा है, उसे पुनः इस ऑयल के छोटे छिद्रों में से प्रवाह के कारण अवशोषित कर लिया जाएगा। तो स्प्रिंग जो है वो एक या दो ऑसिलेशन के अंदर ही स्थिर अवस्था में आ जाती हैं। वो कंटिन्यूअसली काफी समय तक ऑसिलेशन या दोलन नहीं करती रहती हैं। ये ऊर्जा जो अवशोषित की गई है, उसे ऊर्जा को अवशोषित करने का काम इस हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ने किया है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली को हमने समझा। इसके दो स्ट्रोक्स होते हैं, जब एक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक जिसे बम्प स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा रिबाउंड स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक जिसमें ये बाहर की ओर जाता है। और इसमें ऑयल जो है छोटे छिद्रों में से होकर के प्रवाहित होता है, जिसके कारण उनके मूवमेंट में, पिस्टन के मूवमेंट को एक प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है और जो शॉक एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रवाह के दौरान ऑयल गर्म भी हो जाता है और फिर वो गर्म ऑयल का जो ऊष्मा ऊर्जा है उसे वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। आजकल इसके साथ, ऑयल के साथ, इसमें गैस भी यूज की जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि ऑयल जो है वो जल्दी से ठंडा हो सके। और वो गैस शॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो भी इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमने इसकी साधारण चित्र के माध्यम से और इसकी कार्य प्रणाली को समझा है। हमने आज जो अध्ययन किया है वो इसके शॉक एब्जॉर्बर के क्या फंक्शन होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होती है, क्या वर्किंग होता है, साथ में जो टाइप्स भी हमने अध्ययन किए, परंतु जो मुख्य अध्ययन किया है वो टेलीस्कोपिक टाइप के शॉक एब्जॉर्बर का किया है, क्योंकि फ्रिक्शन टाइप के शॉक एब्जॉर्बर आजकल प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। धन्यवाद।